आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और माय डियर स्टूडेंट, मैं आपकी परीक्षा की घड़ियां नजदीक हैं, उसी क्रम में बच्चों आपका मॉडल पेपर नंबर 8 लेकर आ चुका हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिनको अब लग रहा है कि जल्दी से एक बार उनको क्या करना चाहिए, जीएस के 30 सवालों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए जल्दी जल्दी रिवीजन कर सके, उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, आपकी सुविधा के लिए जितने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो प्लस मॉडल पेपर की हमने प्लेलिस्ट बनवा दी है, वहां से लेके धुआंधार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और सारा का सारा जो आपका पीडीएफ वो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध बच्चों, वहां से लेकर के पढ़िए। अब बात नहीं, सीधी मैं लेके आ रहा हूं पहला सवाल, क्योंकि इस वक्त आपका समय बहुत कीमती है। वैसे भी टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। तो लो, पहला सवाल बच्चों, पहला सवाल ये रहा आपका, जिसमें ये लिखा गया स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक की मानवीय रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके सांस संबंधी समस्या को पैदा करता है। तो विकल्प बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक है, जो कि मानवीय रक्त के साथ हीमोग्लोबिन के साथ जब मिलेगा, अभिक्रिया करेगा बच्चों, तो इससे सांस संबंधी क्या होगी, समस्या उत्पन्न होगी। अगला सवाल है, कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण का स्तर सहायक होगा? स्मरण का स्तर, अवबोध का स्तर, विमर्श का स्तर या स्वायत्त विकास का स्तर? तो बच्चों, ऐसे में विमर्श स्तर सबसे बेहतरीन और सहायक होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग बच्चों। लिखा है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है, आप तो समझ रहे हैं ना कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा। तो कहता है कि छात्रों के अधिगम अधिगम उपलब्धियों का श्रेणीकरण है। नहीं, बिल्कुल नहीं। छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, छात्रों के निष्पादन ग्राफ का सत्यापन करना, या शिक्षण की प्रभाविता की प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो वास्तव में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना होता है। सो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, फटाफट अगले सवाल पर चलिए। यहाँ पर आप देखें, लिखा है परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रतिदर्श विधियों को वरीयता दी जाती है? तो बच्चों, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन को वरीयता दी जाती है, हाँ। स्तरित प्रतिचयन को वरीयता देते हैं, हाँ। आनुपातिक प्रतिचयन को वरीयता देते हैं, ना। या स्नोबॉल प्रतिचयन को ना। व्यवस्थित प्रतिचयन को हाँ। तो यहाँ पर ए बी और ई, इसका मतलब स्टूडेंट होगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर भी करते रहिए, टू द पॉइंट हम चीजों को लेकर चले ताकि आप कम समय में ज्यादा बेहतर रिवीजन कर पाएं। बाकी बहुत विस्तार से व्याख्या कर करके हमने प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन पढ़ाया है, आप सबको मालूम बच्चों। अब समय कम है तो टू द पॉइंट ही व्याख्या करते हुए हम आपकी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। जो लास्ट टाइम की आपकी एक रणनीति है, उसी के तहत मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। तो अगला आपका कहता है कि कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो विमर्श यानी डिस्कोर्स विश्लेषण में, आकारिक विश्लेषण में, विषय वस्तु विश्लेषण में, या वृत्तांत विश्लेषण में? तो कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग विषय वस्तु विश्लेषण में किया जाता है। कहां पर किया जाता है फ्रेंड्स? तो विषय वस्तु विश्लेषण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, लिखा है कि प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ताओं को उपलब्ध है? कोटा प्रतिचयन है, स्नोबॉल प्रतिचयन है, सुविधाजनक प्रतिचयन है, या फिर वेब प्रतिचयन है? तो ये क्या होता है भैया? ये सुविधाजनक प्रतिचयन होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग करें। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया शीशा। बच्चों, शीशा, एक तरफ प्रदूषक दिए गए, दूसरी तरफ उनका स्रोत लिख करके दिया गया बच्चों, हाँ। तो शीशा को किससे जोड़ेंगे? पेंट, क्योंकि पेंट में शीशा मिलाया जाता है। कई कारण होते हैं बच्चों, आप भी जानते होंगे।
तो शीशा ए के साथ में 3, जिस ऑप्शन में 3 ना उसे कैंसिल करो, सी और डी आंसर तो नहीं हो रहे, राइट। इसके बाद स्टूडेंट अगर पारा की बात करें बच्चों, कोयले से इसका संबंध ले लीजिएगा, इस स्रोत है, पारे का स्रोत क्या है, कोयला है, 3 के बाद 1 होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट अगर बात करेंगे बेंजीन का स्रोत क्या हो जाएगा, पेट्रोल होगा, तो यहाँ 4 ले लो। कैडमियम क्या हो जाएगा बच्चों, बैटरियों में, बैटरियां इनकी स्रोत बनने वाली हैं, तो यहाँ पे सेकंड कर दो, तो 3142। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया भाई, सबको मजा आ रहा है सेशन में ना, तो वीडियो के नीचे एक बार कमेंट भी करते रहिएगा सब लोग। बच्चों अगला सवाल है, भारत के शहरों में धुंध कई बार आप सुनते होंगे, दिल्ली में कोहरा छा गया या धुंध छाया हुआ है। तो भारत के शहरों में धुंध में मुख्यतः शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अन्य जले हाइड्रोकार्बन। हाँ जी। अगला कार्बन मोनोऑक्साइड और एसपीएम। अगला सल्फर के ऑक्साइड और ओजोन। तो भारत के जो शहर हैं उनमें जो धुंध देखने को आप पाते हैं उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अन्य जले हाइड्रोकार्बन शामिल होते बच्चों, जिससे धुंध छा जाता है और सांस लेने भी लोगों को परेशानी होने लगती है। अगला सवाल ये है कि सर्च मेथड, डोमेन, यूआरएल या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है, इनमें से क्या होगा, कीवर्ड है, फील्ड है, बुलियन है या मिसलेनियस है। एग्जैक्टली बच्चे यहाँ पे जो वर्ड होगा वो फील्ड होगा। क्या होगा, फील्ड होगा। अगर आप यहाँ पे फील्ड लिख देंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा कि फील्ड सर्च मेथड, डोमेन, यूआरएल या होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। बहुत बढ़िया बच्चों, अगले सवाल पर वीडियो के नीचे लास्ट में आप लोग बताना कि आपके 30 में से कितने सवाल आप सही कर पा रहे हैं बच्चों। तो निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है, बता दो बच्चों। कई बार इस तरह सवाल करा चुका हूं। मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ सर्वाधिक पावरफुल या शक्तिशाली कौन है जी, तो ये है आपका सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर स्टूडेंट। अगला ले लो, कहते 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते बच्चों, तो 10 टू द पावर 3 बाइट्स, 10 टू द पावर 6 बाइट, 10 टू द पावर 9 बाइट्स, 10 टू द पावर 12 बाइट। तो 1 गीगाबाइट में 10 की पावर 9 बाइट्स होते हैं, 9 बाइट्स होते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने आ गया, जिसमें लिखा है इनमें से कौन सा आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है। भाई कहता माउस तो इनपुट का है बच्चों, स्कैनर ये भी इनपुट का है, कैमरा ये भी इनपुट का है। तो इसमें आउटपुट क्या है, स्पीकर होगा। इसमें आउटपुट क्या हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। स्पीकर ही आपका आंसर है। अगला कहता है कि बाइनरी कोड में संख्या 7 कैसे लिखी जाती, ये बता दो। बाइनरी कोड में 7 कैसे लिखी जाती बच्चों, तो यहाँ पे ये जानते हो आपकी नहीं जानते हो कैसे लिखा जाता बच्चों, इतनी नॉर्मल जानकारी आपके पास है, फिर भी मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ बच्चों। 7 का बाइनरी कोड, 7 का बाइनरी कोड कैसे, जरा मेरे साथ ध्यान पूर्वक समझना बच्चों। आप ऐसे सजा लीजिए, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। किससे काटेंगे आप, 2 से काटेंगे। बोले 2 तियां 6, यहाँ 1 लिख दो, फिर आप 2 से काटोगे बच्चों, तो 2 एकन्नम 2, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा आपका। फिर आप इसे काटोगे 2 से, तब कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस नाते आप सबको पता है जब आप इसको उत्तर लिखने वाले हो तो ऐसे लिखा जाएगा 7, और इसकी पावर यहाँ पे क्या कर देंगे 1 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 1 1, ट्वाइस बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 1 1 1 आएगा। और ये 1 1 1 आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी इसका ऑप्शन आपका करेक्ट बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां सवाल का उत्तर जरा फटाफट दीजिए। ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों का रिपीट होता रहा कि भाई ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले यानी ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहते हैं बच्चों, ग्राम सभा कहते हैं, ग्राम समिति कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं या फिर न्याय पंचायत कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ये आप हमें जरा एक बार बताने की कोशिश करिए। आपको बार बार बताया जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है बच्चों, उसके द्वारा क्या किया गया,
ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई और अनुसूची 11 में कुल 29 विषय ग्राम सभा के लिए रखे गए। तो ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। अब हुए प्रधान वो डर काहे का, ग्राम पंचायत। इसकी व्याख्या कई बार विस्तार से कर चुका हूं, सो सीधे अगला सवाल। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं और पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ दिया गया बच्चों? किस सूची में जोड़ दिया गया? तो कहते हैं कि संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची या इनमें से किसी में नहीं। बच्चों वास्तव में इसको किस में जोड़ा गया? समवर्ती सूची में। और आपको आर्टिकल याद है ना, वो 48 यानी 48 का, जिसमें ये व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन करें हम। कहता है जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम रहती है तो उसको क्या कहते हैं? कह दो उसको जी, राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? राजस्व घाटा कहते हैं। और ये फार्मूला तो आपको याद होगा कि जब कोई कहेगा बजट घाटा क्या होगा तो आप लिखोगे बजट घाटा। बजट घाटा बच्चों बराबर होता है कुल व्यय। क्या भाई? कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को घटा दो, तो वही आपका कहलाता है बजट घाटा। ठीक है, राजस्व घाटा की परिभाषा तो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर ही कह दिया गया। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। सॉरी बच्चों। अगला क्वेश्चन करिए हम लोग। तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम पास में है? जोधपुर, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर। जोधपुर, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर। इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? कोलकाता होगा। ये बताओ भारत के कुल कितने शहरों से कर्क रेखा गुजरती? कई बार बताया हूं ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती बच्चों? 8 राज्यों से। तो यहां लिख देना कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राज्य कौन कौन से इसको देख लीजिएगा। आपका एक है गुजरात, नाम याद हो कमेंट करते चलो, कई बार बता चुका हूं अन्य प्रैक्टिस सेटों में। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भाई छत्तीसगढ़। बच्चों छत्तीसगढ़ हो गया आपका। फिर बिहार का भाई झारखंड, झारखंड से होकर भी गुजरेगी बच्चों। फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया भाई। त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा होगा। और मिजोरम, और मिजोरम, मिजोरम। ये भारत के वो 8 राज्य है जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक बच्चों, जो कोलकाता की कंडीशन है ना एग्जैक्टली कर्क रेखा सबसे निचलक, तो बच्चों इसकी कंडीशन होती 20 डिग्री 33 मिनट नॉर्थ। इसी नाते बच्चों एक कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है उसमें सबसे निकटतम ये बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन आप लोग का। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है बच्चों? तो आप सबको पता होगा खिलाफत आंदोलन 1919 वाला है। इसमें कोई संदेह ना करते हुए खिलाफत आंदोलन 1919 आप लिखिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है बच्चों? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उल्लेख किया गया अनुच्छेद 40 का, जहां पर ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा की गई बच्चों। अगला है अंग्रेजों के शासनकाल में तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो कहां कहां हुआ था बच्चों? तो आप सब लोग एक ही उत्तर दोगे सर, ये लंदन में हुआ था, लंदन में हुआ था।
जिनमें से गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा वाला था उसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर गांधी जी गए हुए थे बच्चों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तीनों सम्मेलनों में शामिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लेखकों के नाम और उनके उपनाम हैं। लेखकों के नाम और उनके उपनाम हैं, तो अगर लेखकों के नाम और उपनाम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्या बात, वेरी गुड, ये होता है टैलेंट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी ए को कहते हैं, ए के साथ तीन, ए के साथ तीन। और निराला साहब को तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो हमारे साथ जान लीजिए, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, ये रघुपति सहाय यानी तीन के बाद चार, तीन के बाद चार, तो ये दो ऑप्शन हो गए खत्म, दो ऑप्शन चले गए बच्चों। वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र बड़े फेमस बच्चों नागार्जुन के नाम से, नागार्जुन के नाम से, वही नागार्जुन हैं जिन्होंने बड़ी शानदार पंक्तियां लिखी थी बच्चों कि कुत्ते खाते घी पराठे, भूखे बालक ककुलाते हैं, जब युवती के लज्जा वसन बेचकर ब्याज चुकाए जाते हैं। भारत के बारे में ये लाइन बहुत कुछ कह देती है, प्राचीन काल के बारे में। खैर, वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन मिश्र। धनपत राय श्रीवास्तव को आप लोग जानते हो कौन थे? मैं तो नहीं बताऊंगा, मुंशी प्रेमचंद। तो हो गया धनपत राय श्रीवास्तव यानी मुंशी प्रेमचंद। तो वैद्यनाथ मिश्र कहाँ गए भैया? वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन दो हो गए, धनपत राय साहब हो गए एक नंबर पे। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करें हम लोग। लिखा है, किसने कहा था डोडो की भांति, डो भी नहीं बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक है, डोडो। तो किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवादी अब दिवंगत हो चुका है? ये बात रैमजे मैकडोनाल्ड ने कही थी, विंस्टन चर्चिल ने कही थी, या लॉर्ड वेवल ने, या फिर क्लेमेंट इटली ने बच्चों? ये बात बच्चों क्लेमेंट इटली ने कही थी। किसने कही थी? क्लेमेंट इटली ने कही थी, जिसके समय भारत को आजादी भी मिली। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बोला हुआ है? ये सवाल तो कई बार आया, अर्ध संघीय किसने कहा है? तो केसी ह्वेर महोदय ने कहा। किसने कहा स्टूडेंट? केसी ह्वेर ने कहा हुआ है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय, जिनको कोटि कोटि क्या है नमन है बच्चों, देवेंद्र नाथ ठाकुर रहे बच्चों, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय भूमि का पहला आईसीएस सत्येंद्र नाथ ठाकुर बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हुआ करते थे। अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल कितने खेल प्रतिस्पर्धाओं को शामिल किया गया है? तो बच्चों याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल में कुल 10 प्रतिस्पर्धाओं को शामिल किया गया। कितनी? 10 प्रतिस्पर्धाओं को शामिल किया गया बच्चों। और इसका आयोजन कहाँ होना है जान लो, इस सवाल पूछा जा सकता है। इसका आयोजन होना है ग्लासगो में, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम, यूके में लिख दे रहा हूं, यूनाइटेड किंगडम में होना है 2026 वाला। नेक्स्ट आप सबका है, लिखा है कि 19वें एशियाई खेल में भाग लेने वाले देश और उनकी कुल पदक संख्या के बारे में कौन सुमेलित नहीं है? चीन ने 383 पदक जीता, हाँ। जापान 188, हाँ। दक्षिण कोरिया 190, हाँ। भारत 100, अरे ना ना, हम लोग इतने हल्के नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने पूरे के पूरे 107 पदक झटक लिए थे, यही गलत सुमेलित था। और ये आपका उत्तर भी हो गया, भारत, मतलब महाभारत नहीं, सिर्फ भारत। अगला सवाल, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला, वर्तमान में नाटो के महासचिव मार्क रुटे हैं। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 दुबई में हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का हथियार निर्यात करने वाला भारत एक प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, ये बात भी सही बच्चों। भारत का पहला संविधान संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है, गलत भैया। वो आप लोग जानते हैं ना, सपना चौधरी कहाँ के हैं? पता नहीं, बताओ। वो हमें नहीं पता, लेकिन हरियाणा के पता है। तो सोनीपत बच्चों, ये जो भारत का पहला संविधान संग्रहालय खोला जा रहा है सोनीपत में। और मेरे बच्चे आपको पता है सोनीपत कहाँ पर है? हरियाणा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? फिलहाल
भारत का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत हरियाणा में खोला जा रहा है बच्चों। अगला है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण है। बढ़िया है, ये खुशी की बात है और आपको हैरानी होगी जानकर कि भारत में 33% से ज्यादा वनावरण वाले अब हो चुके हैं 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। गुड न्यूज। अगला सवाल, चैट जीपीटी नाम बहुत सुना होगा आपने। चैट जीपीटी को किसके द्वारा विकसित किया गया है? अगर आप बता पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं बताऊं, ओपन एआई, अल्फाबेट, प्री ट्रेड या टेक्सला। एक्चुअली बच्चे याद रखना कि ओपन एआई के द्वारा ही चैट जीपीटी को क्या किया गया है? विकसित किया गया है। और चैट जीपीटी आज कितना महत्वपूर्ण आप जानते हो। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म किसी को पता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताए। नहीं पता है तो भक्ति गीत गाओ पाए जो मैंने राम रतन धन पायो, इसका भी फुल फॉर्म नहीं आयो। तो मैं लिख देता हूं, इसका पूरा नाम है, क्या नाम है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर जीपीटी ट्रांसफार्मर। ठीक बच्चों, तो ये है चैट जीपीटी का फुल फॉर्म। कोई पूछे तो इसे जरूर बताना, क्योंकि वर्तमान में चैट जीपीटी का प्रचलन अच्छा खासा है, तो आप इसे बता दोगे। दो चीजें, इसको विकसित किसने किया? तो ओपन एआई ने किया। फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म है। आज की क्लास का आखिरी सवाल आप लोगों के पास बच्चों, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार, पेपर लीक। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। इनमें से अगर आप विद्यार्थी हो तो आप इस चीज से वाकिफ यानी होंगे, इन घटनाओं से दो चार होंगी बच्चों। ना जाने कितने योग्य विद्यार्थियों की जिंदगी इन बेईमानों ने खा लिया बच्चों, जिनको सिलेक्शन लेना था वो बाहर हो गए, और कुछ तथाकथित धूर्त विद्यार्थी अनुचित साधनों की बदौलत अंदर हो गए। खैर, ये बात हमने इसलिए बोली है क्योंकि आपका दर्द देखता हूं तो तकलीफ होती है। खैर, हमारी सरकार जाग गई और इसने कहा कि अब हम जुर्माना ठोकेंगे अगर कोई भी व्यक्ति नकल करते कराते पाया गया। जरा अपने आसपास देख के हमें बता देना, अब तो नकल नहीं हो रही ना कहीं पे, पूरी तरह व्यवस्था अब तो पारदर्शी है। फिलहाल सरकार ने तय किया है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति अब पकड़ा जाएगा तो 1 करोड़ रुपया उससे लिया जाएगा फाइन, और इतना नहीं बच्चों, आजीवन कारावास। फिर भी सोचो, लोगों की भ्रष्टाचार नस नस में समाया है, इसका भी डर नहीं है। एक बार चला गया तो पैसा ही बाहर रहेगा, बाकी अब आजीवन कारावास का मतलब जब तक व्यक्ति जिएगा तब तक जेल में रहेगा। फिर भी लोग, अभी भी आप देखिए, ये व्यवस्था 2024 में लागू होगी, फिर भी आपने सुना होगा 2024 के बाद भी बहुत सारे पेपर आउट हुए। खैर, वो बात की बात है। आपके प्रश्न का उत्तर होगा 1 करोड़ रुपया। एक बार कमेंट करके जल्दी से बता देना आज का सेशन आपको कैसा लगा है, और साथ ही साथ हम कल आपके लिए यानी कल मॉडल पेपर नंबर 9 कराने जा रहे हैं बच्चों, तो आप करेंगे तब तक इंतजार, लेकिन चीजों का रिवीजन करते रहे। और हाँ, डेली रात को 10 बजे आपकी इतिहास की क्लास शानदार जानदार जबरदस्त आती, आप उस पर जरूर जुड़िए और पढ़िए, अपने दोस्तों तक पढ़ाइए। दूसरी बात, आपके अपने इस चैनल पर समाजशास्त्र की आज कम से कम 5 से 6 महीने से रेगुलर नॉन स्टॉप क्लास चली बच्चों, और उसमें कई लेवल के सवाल, कई राउंड पढ़ाए गए पूजा मैम के द्वारा, मॉक टेस्ट कराए गए, सुपरविजन वाले टॉपिक चले बच्चों, सुपर प्रैक्टिस सेट चला है, मॉक टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। तो अगर समाजशास्त्र का आप में से कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है बेटा, तो डेली शाम 4:30 बजे रेगुलर वो क्लास चलती है, कोई छुट्टी नहीं, क्लास मतलब क्लास है, तो आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, ये सारा PDF अगर आपको चाहिए तो सब कुछ फ्री है इस चैनल पर। बस एक चीज है कि हम चाहते हैं आप सेलेक्ट हो, तो इसके लिए बच्चों अगर सारा PDF नोट सब कुछ फ्री चाहिए होगा तो आप लोग नो डाउट कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ली। एक बात और आपको सूचना देनी, अगर हमारा समाजशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी है और उसको PGT के लिए शानदार हैंड रिटन नोट चाहिए, पूजा मैम का जो क्लास नोट है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है, या फिर मेरा इतिहास का चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, और उसके बारे में जो डिटेल चाहिए हम आपको अलग से बता देंगे बच्चों। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि आपको नोट चाहिए, हैंड रिटन नोट्स बहुत शानदार जानदार जबरदस्त है। वहां जहां पर भूलने की आपकी संभावना, वहां बेहतर बहुत आसान भाषा के ट्रिक बताए गए हैं, लेकिन पूरी किताब ट्रिक नहीं है, क्योंकि हमें आपको रटाना नहीं समझाना, परीक्षा पास कराना है।
तो वो बड़े व्यवहारिक ट्रिक हैं, जहां आप भूलते हो, जहां आपसे गलतियां होती, जहां कुछ बहुत ही टफ है, वहीं पर हमने ट्रिक का प्रयोग किया है। तो ठीक मेरे बच्चों, ये तो बात हो गई आपके लिए। फिलहाल आज का सेशन करते हैं समाप्त। जय हिंद।